बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ। यशोभूमि सेंटर में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। कामगारों से प्रधानमंत्री मोदी ने यहां मुलाकात की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तस्वीरें भी अब से कुछ ही देर बाद मिलनी शुरू हो जाएगी। कामगारों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद और यहाँ इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन पीएम करने वाले हैं और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी सौगात विश्वकर्मा योजना के तहत इन कामगारों को देने वाले हैं। कामगारों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। ये वो तमाम लोग हैं जिनका एक योगदान समाज को बनाने में होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे तबके के लोग जो यहाँ पर मौजूद होते हैं वो देश की सृष्टि में एक बहुत अहम योगदान रखते हैं। और यही वजह है कि काशी कॉरिडोर बनना हो, नई संसद भवन का निर्माण हो या फिर भारत मंडपम का मंच हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी इन कामगारों से मुलाकात करते हैं। इस वर्ग से उनकी मुलाकात ज़रूर होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ के कायाकल्प में इनका बहुत अहम योगदान होता है। और विश्वकर्मा योजना आज जिसे लॉन्च किया जा रहा है, ये इन तमाम लोगों के हित के लिए है, जिनसे इनको रोजगार मिलेगा, एक जो तय भत्ता है वो मिलेगा। इसी बीच राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, वो भी सुनते हैं। श्री योगेश शुक्ला जी विधायक, श्रीमती जया देवी विधायक, श्री अमरेश कुमार जी विधायक, श्रीमती प्रियंका रावत, श्री विजय बहादुर पाठक, श्री कमलेश मिश्र और महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी। साथियों, आप सबने एक बात सुनी होगी और प्रायः बात चर्चा में रही है कि भारत एक सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया से मेरा मतलब यह है कि दुनिया के किसी देश में जहां भी सोने हुआ करते थे तो वह सोने घूम फिर कर यदि किसी एक देश में पहुंचते थे तो हमारा आपका देश यह भारत था जहां पर कि वो पहुंचते। और साथियों, इसलिए ऐसा होता था क्योंकि एक देश के रूप में हम इतने आत्मनिर्भर थे कि हम अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा करते ही थे, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के भी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम प्राचीन काल में यदि कोई देश करता था, उस देश का नाम है भारत। सारी दुनिया के लोगों की डिमांड को भी हम पूरा करने का काम करते थे। साथियों, भारत की उस संपन्नता और अमीरी के पीछे वैसे तो बहुत ही सारे कारण हैं, लेकिन मेरे अनुसार उनमें एक महत्वपूर्ण कारण हमारे कारीगर हैं, हमारे शिल्पकार हैं, जिनके लिए आज का यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। लोहे का काम करने वाले हमारे लोहार बंधु, लकड़ी का काम करने वाले हमारे बढ़ई बंधु, हाथ से कपड़े बुनने वाले हमारे बुनकर भाई, जैसे अनेक अलग अलग क्षेत्रों में कारीगरों ने अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता और क्षमता के माध्यम से हम सब की आवश्यकताओं को तो पूरा किया ही, साथ ही साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने और पूरी दुनिया के व्यापारियों के लिए एक आकर्षक स्थान इस भारत को बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। आप सभी कारीगर जो यहां मौजूद हैं, शिल्पकार, कामगार बंधु, इन सभी के पूर्वजों ने ही भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। लेकिन साथियों, आजादी के बाद का एक ऐसा समय, एक ऐसा दौर आया जब हमारे कामगारों और कारीगरों को भारत की विकास यात्रा में जो महत्व दिया जाना चाहिए वह महत्व नहीं दिया गया, और उस महत्व के वो हकदार थे, फिर भी उनको वह महत्व नहीं दिया गया। आप यदि आजादी के तुरंत बाद देखें तो पहले की सरकारों ने भारत के छोटे उद्योगों से ध्यान हटाकर बड़े उद्योगों पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन वास्तविकता यही रही कि असल में वह बड़े उद्योगों पर भी ध्यान नहीं दे पाए। यदि वह बड़े उद्योगों पर ध्यान देते तो भारत में बहुत पहले ही औद्योगिक क्रांति आ गई होती और हमारे उद्योग बहुत विकसित हो चुके होते। लेकिन उनकी उस सोच का परिणाम था कि भारत के बड़े उद्योगपति जितना विकसित होना चाहिए उतना तो विकसित नहीं हो पाए। साथ ही साथ भारत के जो छोटे उद्योग थे वह भी बुरी तरह से प्रभावित हुए
और यदि मैं कहूं कि काफी हद तक वह नष्ट हो गए तो यह भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। इस कारण जो आप जैसे भारत के छोटे उद्यमी थे उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो भारत अपने हस्तशिल्पों की वजह से जाना जाता था, जो भारत अपने कारीगरों की वजह से जाना जाता था और जो भारत अपने बुनकरों की वजह से जाना जाता था, उस भारत में हमारे इन कामगार बंधुओं को भारत का अतीत कहा जाने लगा। तो बुनकरों का जिक्र यहाँ पर राजनाथ सिंह कर रहे थे, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये कन्वेंशन सेंटर की तस्वीर है जहाँ प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और यहाँ कामगारों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें मिल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि न केवल मुलाकात बल्कि उनके काम को समझने की ये जो कोशिश है वो प्रधानमंत्री मोदी को अलग बनाती है, खास बनाती है। कैसे ये तमाम कलाकृतियाँ उकेड़ी जाती हैं, कैसे ये जो तमाम लोग हैं जो शिल्पकार हैं वो काम करते हैं, वो फिर दर्जी हो या मोची हो, उनके काम में क्या बारीकी अपनाई जाती है, इन तमाम चीज़ों को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें मिल रही हैं। और यशोभूमि में इस वक्त वो मौजूद हैं। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन यहाँ पर होना है, लेकिन उससे पहले शिल्पकारों से, कामगारों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो रही है। विश्वकर्मा पूजा के दिन पर उन्होंने विश्वकर्मा भगवान को नमन किया और इसके साथ ही जो विश्वकर्मा योजना है जिसकी सौगात इन लोगों को मिलने वाली है, उनके लाभार्थियों से मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी ये भी होता है कि क्या चुनौतियां उन तमाम लोगों की ज़िंदगी में होती है, उन्होंने क्या उकेरा, क्या तस्वीर बनाई, क्या प्रोडक्ट्स बनाए, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है और कैसे उनका काम कठिन है, कैसे चुनौतीपूर्ण है, इसको समझने की कोशिश पीएम की तरफ से यहाँ की जा रही है। यशोभूमि में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है और यहाँ पर ही विश्वकर्मा योजना को लॉन्च करेंगे पीएम, जिसका एक बड़ा फायदा बड़े वर्ग को मिलेगा। सीनियर जर्नलिस्ट राम कृपाल सिंह हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। कृपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। हम सुबह से ही सर इस पूरे मामले पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि देखिए विश्वकर्मा योजना जब लॉन्च किया जा रहा है तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक वर्ग को फायदा होगा, दूसरी बड़ी बात है और बड़ी बात के साथ सवाल भी ये है कि क्या ओबीसी को साधने की कोशिश 2024 के लिहाज से की जा रही है, क्योंकि यही कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है। कितना फायदा बीजेपी को मिलता हुआ देख रहे हैं? मैं ऐसे आयोजनों को फायदे और नुकसान के रूप में नहीं देखता हूं। एक, जब से मोदी जी आए हैं तब से उनका एक मैसेज रहा है, वो मैसेज ये है कि श्रम और हुनर इसकी प्रतिष्ठा की जाए। डिग्निटी ऑफ लेबर एंड डिग्निटी ऑफ, जिसको कहते हैं कि कला, आर्ट, इसमें जो भी है, जैसे बढ़ई, कुशल कामगार, हमेशा उन्होंने सम्मान देने की कोशिश की और उनका मजाक भी उड़ाया गया जब उन्होंने कहा था कि पकौड़ा बेचने वाला भी अपनी मेहनत से जीता है। तो हमारे यहाँ एक फ्यूडल समाज से निकले हुए लोग ये समझते थे कि जो श्रम करता है, यानी जो फौलाद और गेहूं पैदा करता है, वो बड़ा कमतर है, और जो लोग बैठ करके सिर्फ लेखन का काम करते हैं वो बड़े उच्चतर हैं। मोदी जी लगातार इस मैसेज को दे रहे हैं कि नहीं, श्रम की प्रतिष्ठा। और चाणक्य ने कहा था परिश्रम स्वयं आनंद है, और जब भी ऐसा कोई मौका आता है मोदी जी उस तरह की, जिसको गांधी जी कभी कहते थे कि सूत काटने वाला और ये जूती बनाने वाला एक सूत देता है, उसके बदले वो जूती देता है, कहने का अर्थ ये था कि एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में एक बहुत छोटे छोटे लोगों को भी उद्यमशीलता से जोड़ने का जो सपना था, अगर दरअसल देखें तो मोदी जी उसी राह पर चल रहे हैं। आज भी आप देखिए, आप कुंभ के मेले को याद कीजिए, सफाई कर्मचारियों के जाके उन्होंने पैर धुले थे। जो संसद भवन नया बना हुआ है, सबसे पहले पहुंचे और उन्होंने श्रमयोगी नाम दिया, श्रमिक की जगह श्रमयोगी नाम दिया, उनसे मुलाकात की। काशी में जब विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प हुआ, वहां भी वो गए, सबसे पहले वो उनसे मिलते हैं जिनकी मेहनत और जिनके हुनर से कोई चीज बन रही है। तो उसी प्रक्रिया में आज यशोभूमि में यहाँ पर जो मोदी आए हैं, आप देखिए किसी एक कारीगर से उसका वो जो भी बना रहा होगा शूज, जूता, उसको उठा करके वो देख रहे हैं। तो ये जो है एक ऐसा मैसेज जा रहा है जो आजाद हिंदुस्तान में टॉप लेवल से
यानी जो हुक्मरान सबसे ऊपर बैठा हुआ है, उसकी अगर ये मैसेज जाती है कि मैं श्रम की पूजा करता हूं, श्रम की प्रतिष्ठा करता हूं, हुनर को इज्जत देता हूं, तो ये मैसेज, इसको ये मानना कि इससे बीजेपी का फायदा हो जाएगा, कांग्रेस का, किसी का भी फायदा हो, लेकिन ये काम करना चाहिए। और हमारे देश में जहां 140 करोड़ लोग हैं, ये 140 करोड़ लोग न तो आईएम में चले जाएंगे, न सब आईआईटी के हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, एक बड़ा तबका जिसको हम कहते हैं जो मिडिल क्लास रहता है, वो ऐसे ही चीजों में उसके स्किल के बदले, अपने हुनर के बदले, अपनी मेहनत के बदले वो जिंदगी जीता है और स्वाभिमान से जीता है। तो मोदी जी इसी को, उस दर्जे को स्वाभिमान, जो उसको अब तक हीनता की दृष्टि से देखा जाता था कि जो खेतों में काम करता है, मजदूर है, जो घर बनाता है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जो संसद भवन बनाते हैं, ठीक है, नक्शा कोई और बनाता है, लेकिन बिल्डिंग तो उनके श्रम से बनती है। वो मेहनत का तबके का सलाम अगर मोदी जी किसी भी मौके पर ये नहीं भूलते हैं कि सबसे पहले उनसे मिलो, वो गांधी जी लेकिन की सर सबसे बड़ी सेवा है। तमाम बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि इसको पॉलिटिक्स के लिहाज से तो वैसे भी नहीं देखना चाहिए। जाहिर तौर पर अगर आप किसी को सबसे बड़ी चीज़ दे सकते हैं, अगर नवाज सकते हैं, तो वो होती है इज्जत, और प्रधानमंत्री मोदी ये करते भी हैं। क्या इससे पहले आपने कोई तस्वीर ऐसी देखी है? पहले भी जो तमाम प्रधानमंत्री रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि देश के पहले प्रधानमंत्री और आखिरी प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन मोदी की जो लोकप्रियता है वो उनके काम की वजह से बनी है, लोगों के साथ कनेक्ट की वजह से बनी है। जी देखिए, आप ताजुब करेंगे, इस देश का मैंने एक इतिहास भी पढ़ा है, पूरी दुनिया का। सबसे पहले जो सामाजिक क्रांतियां हुई, जिसको आप उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन से कहिए, वहां रसिया में जब क्रांति हुई, तो वहां से शुरुआत होती है कि श्रम की प्रतिष्ठा। और रूस में और चाइना में आप जानती हैं कि एक वेटर की तनख्वाह वहां जो मैनेजर बैठा रहता था उससे ज्यादा थी। तो जिन सोशलिस्ट कंट्रीज ने पहली बार लेबर की प्रतिष्ठा की बात की, लेकिन हमारे यहाँ आजादी तो मिल गई, लेकिन हम अपने संस्कारों में वही रहे कि श्रम करने वाला, फौलाद और गेहूं पैदा करने वाला वो निचला तबका है। सफेद बाबू जो बैठा हुआ है कुर्सी पर, या जो कंप्यूटर पे खेती को पढ़ रहा है, वो बड़ा महान हो गया, और जो बेचारा खेत में गन्ना पैदा कर रहा है, गेहूं पैदा कर रहा है, उसको आप कमतर निगाह से आंकिए। पहली बार मैंने देखा है कि मोदी जी कोई ऐसा मौका नहीं चूकते, और बिना कहे वो जब भी होता है वो खुद करके दिखाते हैं। और ये बिना अनकहा मैसेज है पूरे देश के, पूरे दुनिया के लिए कि देखो, श्रम की प्रतिष्ठा करो, हुनर को हमेशा आगे बढ़ाओ। पकौड़ा बेच करके अगर जीविका चलाने वाला है कोई व्यक्ति, तो आपको उस पर गर्व करना चाहिए, उसको हे दृष्टि से नहीं। जिस तरह से मजाक उड़ाया गया मोदी जी का, वो तो कहते हैं पकौड़ा बेचो। अरे भैया, पकौड़ा बेचने वाला भी इंसान है ना, वो अपनी मेहनत की कमाई खाता है, वो कोई घूस नहीं लेता दफ्तर में बैठ करके। आप उसकी इज्जत करना सीखो। तो मैं ये सबसे बड़ी चीज मानता हूं कि जहां भी मासेस के लिए मोदी काम करते हैं, और गांधी जी कहते थे अनटू दिस लास्ट, जो किताब पढ़ के गांधी जी के पूरे जीवन में परिवर्तन आया दक्षिण अफ्रीका में, वो ही किताब थी अनटू दिस लास्ट, उस अंतिम व्यक्ति को। तो अंतिम व्यक्ति को जब सेवा करते आप उठेंगे, तो जिनको भी जरूरत है समाज का, ये जो हमारा जिसको कहते हैं कि मध्य मीडियम स्केल के एमएसएमई, आज जानते हैं ये बहुत बड़ी हमारे तमाम ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की धुरी है। छोटे छोटे उद्योगपति जो छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, उद्योगों से जुड़े हुए हैं, कामगार हैं, शिल्पी हैं, तरह तरह के, इनको अगर जरूरत है, इसीलिए देखो बैंकों के दरवाजे इनके लिए खोले गए, एमएसएमई को लोन के लिए बहुत आसान शर्तें की गई। और आज का दिन है विश्वकर्मा, जिसलिए मोदी जी ने उसकी घोषणा की थी कुछ दिनों पहले 15 अगस्त को ही, कि हम उनको देंगे। आज वो मौका है। तो देखिए, शुरुआत से ही वो अपने पहले इन कदमों से, देखिए जो आप दिखा रही हैं कि देखिए कैसे कुटीर उद्योगों को, छोटी छोटी चीजों को। ठीक है सर,
पूर्णिमा भी इस अवसर में आऊंगी आपके पास। मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा भी इस वक्त वडनगर में मौजूद हैं और यही वो जगह है जिसे प्रधानमंत्री मोदी का जन्मस्थली कहा जाता है, यहीं पर उनका जन्म हुआ था। पूर्णिमा, आप सुबह से लगातार कनेक्टेड हैं और आपने लोगों से बातचीत भी की, और कितना ज़्यादा स्वाभिमान लोगों का और बढ़ जाता है, कितने ज़्यादा वो गौरवान्वित होते हैं जब उनके इलाके के लोग एक ऐसे सर्वोच्च पद पर बैठे हों। तो ऐसे में क्या कुछ उनके बारे में बातचीत आपकी हुई है, वो कुछ अहम बातें जो प्रधानमंत्री मोदी को खास बनाता है आज भी, और प्रधानमंत्री मोदी की वो बातचीत जो आपने लोगों से की, क्या वो कुछ आपको समझ में क्या आया कि प्रधानमंत्री मोदी एक व्यक्ति के तौर पर कैसे? एक अंग्रेजी में कहावत है शिखा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि जो आप काम करते हैं वो ज्यादा आपके शब्दों से महत्ता रखते हैं। अमूमन मैं और आप जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम जिस शहर से आए हैं उस शहर की वजह से हम कुछ बने, उस मिट्टी की वजह से हम कुछ बने, लेकिन जहां वडनगर में मैं मौजूद हूं इसकी कहानी थोड़ी सी उलट है, क्योंकि यहां पर इस शहर को, इस वडनगर कस्बे को बसाने वाला यहाँ का एक छोटा बच्चा है जिसने इस वडनगर को पहचान दिलाई, जो आज प्रधानमंत्री पद पर है, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस वक्त जहां पर मैं खड़ी हूं, ये घर आप देखिए, ये वो घर है जहां पर नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। नरेंद्र, बाल नरेंद्र, इसी घर में इस दरवाजे के बाहर से वो शायद कभी निकलते होंगे। ये वो गलियां हैं जहां पर वो दौड़ते भागते खेलते कूदते होंगे, और जाहिर है कि यहाँ की यादें कभी बदल नहीं सकती। वडनगर नगर पालिका बन चुका है, तस्वीर बदल चुकी है, प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठते हैं, प्रधानमंत्री विश्व के दौरे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका ये घर जहां पर अपने नन्हे कदमों से उन्होंने चलना शुरू किया होगा, उनके जहन में उसकी यादें हमेशा ताजा होंगी। उस वक्त के जो उनके लोग होंगे उनकी यादें उनके जहन में ताजा होंगी। मैं कह नहीं रही हूं, असल में ऐसा है। मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं, और अगर मैं उनको कुछ लोग ना कह के नरेंद्र मोदी के दोस्त कहूं और आज की तारीख में प्रधानमंत्री से संपर्क रखने वाले लोग कहूं तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका भारत 24 पर। ये नमस्कार, ये बताइए आपके दोस्त को आज इस पद पर देखकर, आपके दोस्त को देश के लिए समर्पित देखकर कैसा लगता है? पूर्णिमा, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इसी बीच कन्वेंशन सेंटर से ये तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई है। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी आगे कन्वेंशन सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर आज इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन उनके हाथों होना है। इसके साथ ही विश्वकर्मा योजना को भी प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च करने वाले हैं। मौका देखिए, बेहद खास है, प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, और आज के इस दिन का सदुपयोग प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे किया है ये आपको तस्वीरें बता देंगी। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए यहाँ लोगों को आप देख रहे हैं, और आगे कन्वेंशन सेंटर की तरफ, यशोभूमि की तरफ वो बढ़ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने इस योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की है, कामगारों से उनकी मुलाकात हुई, बारीकी से उनके काम को समझने की कोशिश करते हुए पीएम देखे गए, और अब कन्वेंशन सेंटर के अंदर उनकी एंट्री हो रही है। यहाँ पर यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन उनके द्वारा होगा, और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज विश्वकर्मा योजना भी प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च करने वाले हैं। कुम्हारों से बातचीत हुई, यशोभूमि सेंटर में कलाकारों और शिल्पकारों से वो रूबरू हुए, उनसे उनके काम को समझने की कोशिश करते हुए तस्वीरें मिली, और अब इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर वो जा रहे हैं जहां यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम यहाँ पर किए जा सकेंगे आराम से, क्योंकि तमाम सुविधाएं इसमें मौजूद हैं, और आज इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर एक रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, और शायद एक नहीं, कई सारे रिटर्न गिफ्ट्स वो भारत को दे रहे हैं, देश के लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि विश्वकर्मा योजना जिसे लॉन्च किया जाना है उससे कई लोगों को लाभ मिलेगा, और कई तरह के लाभ भी मिलेंगे। सबसे पहले तो रोजगार बढ़ेगा, जिससे लाभ मिलेगा। एक तय जो शुल्क है वो इन्हें अदा किया जाएगा। ऐसी तमाम बारीकियां हैं इस योजना की जो इन लोगों को मदद देगी। आनंद मेरे सहयोगी लगातार कन्वेंशन सेंटर के बाहर से मौजूद हैं। आनंद, अब क्या कुछ आगे होने वाला है यहाँ अंदर? कितने बजे ये उद्घाटन है? क्या कुछ कार्यक्रम है पीएम का? जी बिल्कुल, अगर बात करें तमाम वो चीज़ों का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे, उसमें सबसे पहले तो ये इंडियन कन्वेंशन सेंटर जिसका नाम दिया गया यशोभूमि, और उसके साथ साथ वो टारगेट करेंगे या कहें उस योजना को जो कि विश्वकर्मा डे पर विश्वकर्मा
योजना की शुरुआत करेंगे जो 13,000 करोड़ की होगी, जिसकी पहली किस्त लोगों को या कहें कामगारों को जो कि भारतीय साहित्य और कल्चर से जुड़े हुए, जैसे बुनकर हैं, मट्टी से बर्तन बनाने वाले लोग हैं, वो तमाम वो लोग हैं जो तमाम भारतीय साहित्य और कल्चर से निकलते हुए और आज उसको धरोहर के रूप में सरोंजे हुए हैं। तो उसको लेकर पहली किस्त इनकी 1 लाख रुपए से शुरू होते होते उनको तमाम वो इंस्ट्रूमेंट के लिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे और पर डे के हिसाब से 500 रुपए। तो ऐसी तमाम योजना की आज शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे। और अगर आप इन तमाम चीज़ों को देखें तो प्रधानमंत्री लगभग 12:40 पे संबोधन देंगे, जिसमें वो देश को बताएंगे इस योजनाओं के बारे में और इस योजना की शुरुआत लगभग हो चुकी होगी तब तक। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री कुछ देर में अपना संबोधन शुरू करेंगे। लेकिन आपने देखे होंगे तमाम वो विजुअल, जब प्रधानमंत्री लोगों के बीच जाते हैं तो अक्सर आप देखते हैं वो लोगों से बात करते हैं, जानना चाहते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट है किस लिए काम आता है, कैसे बना है, वो तमाम दिनचर्या से लेके तमाम चीज़ें, जैसे कि आपने खुद देखा कि थोड़ी देर पहले विजुअल्स आ रहे थे, उसमें प्रधानमंत्री उन लोगों से बात कर रहे थे, जानना चाह रहे थे कि वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ काम आते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और कैसे अपनी दिनचर्या। अवधेश जी, लगातार हम इस पूरे आज के दिन को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ रामकृपाल जी भी मौजूद हैं, उन्होंने भी बड़ी बारीकी से तमाम बातों का जिक्र किया है। लेकिन अगर मैं इसको चुनाव के लिहाज से भी, मैं नहीं है, दरअसल विपक्ष से चुनाव से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश ना केवल बीजेपी की तरफ से हो रही है बल्कि कांग्रेस भी इसे कर रही है। लेकिन एक खास तरह का सम्मान जो इन शिल्पकारों को, इन कामगारों को दिया जा रहा है, ये अपने आप में भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल अलग तरीके से प्रस्तुत करता है। देखिए, जब देश में संसदीय लोकतंत्र है, चुनाव है, तो राजनीति उसमें देखी जाएगी। राजनीति इतनी बुरी चीज़ नहीं है, राजनीति भी जन सेवा का, देश सेवा का माध्यम है। मूल बात है कि राजनीति किस तरीके से करते हैं। देखिए, जब आपके पास एक विजन होता है कि हमको अपने देश को कैसा बनाना है, तो उसकी दृष्टि से आप सारा काम करते हैं। जैसे हम कोई घर बनाना हो, एक बार नक्शा बना लेते हैं और तब एक पिलर भी लगाते हैं, तो बाद में तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में यह दिखाया है कि संपूर्ण देश का उनका एक विजन है, जहां देश के सबसे ऊपर के उद्योगपति से लेकर समाज के निचले तबके, जो सबसे छोटा आदमी है, उन सब के लिए सम्मान की, उनकी भावना का, सबका महत्व है। अभी तक अगर भारत को भविष्य की महाशक्ति बननी है तो भारत को इंटरनेशनल एक्टिविटीज, भविष्य की गतिविधियों का भी केंद्र बनाना होगा। अभी तक जितने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, अमेरिका में होते हैं, वियना में होते हैं, जेनेवा में होते हैं, पेरिस में होते हैं, ये सब जगह इंटरनेशनल से कन्वेंशन के लिए रहा है। भारत में ऐसे कन्वेंशन नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी एक भारत मंडपम से दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं उनको दिखाया गया कि हम कर सकते हैं। और ये जो हुआ है, इसके बाद तो हम दुनिया का कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं। यहाँ 3,000 कारें खड़े होने की जगह उसमें सारी सुविधाएं हैं। और ये भी नहीं कि एक सम्मेलन हो गया तो इसकी सफाई के लिए फिर हफ्ते 10 दिन चाहिए। 2 से 3 दिनों में उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। 100 से ज्यादा सम्मेलन एक साल में किए जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी यहां तक कि महासभा की भी अनुमति हो तो सम्मेलन अब भारत में हो सकता है, WTO का हो सकता है, मानवाधिकार आयोग का हो सकता है, हर चीज का सम्मेलन अब भारत में हो सकता है। तो ये उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता होती है। जब विश्व के सम्मेलन होंगे, दुनिया के ट्रेड के अफेयर लगेंगे, बड़े बड़े एग्जीबिशन होंगे जो अभी तक बड़े देशों में लगते थे, तो जहां तक रोजगार है, भारत की मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, शक्ति, वो सब अपने आप बढ़ती है। उसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये भी एक प्रकार से भारत को विश्व का लीडरशिप की दृष्टि से, ये सब को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये विजन से आता है कि हमारा विजन क्या। अब उसमें कोई आप बैकवर्ड देखें, कोई फॉरवर्ड देखें, और ये तो मोदी पहले से करते रहे हैं। जहां भी कोई निर्माण हुआ है उसके निर्माण में भूमिका निभाने वाले के पास जाना, उनको सम्मानित करना, उनसे बात करना, बीच में भी जा जाकर उनसे मिलना, वो उनकी कार्यशैली अब पहले किसी ने नहीं किया है तो अब दूसरा कोई न करे या दूसरा कर रहा है तो उससे किसी को लगे कि राजनीति, वो अलग बात है। ये तो एक अच्छी परंपरा कायम हुई है देश में कि छोटे से छोटे व्यक्ति को लगे कि इस देश के निर्माण में मेरी भूमिका है, मैं केवल मजदूर नहीं हूं, मजदूर के साथ साथ इस देश का नेतृत्व मानता है कि देश जहां चल रहा है उसमें मैं भी भूमिका निभा रहा हूं। तो ये तो आत्मसम्मान बढ़ता है लोगों का। क्योंकि विपक्ष यही कह रहा है कि आज के दिन को ही उन्होंने क्यों चुना, इस पर भी राजनीति हो रही है कि भाई आपको काम करना है तो आप किसी भी दिन कीजिए, किसी और दिन कीजिए, यानी जन्मदिन का तोहफा अपनी तरफ से आप देश को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये तो देश का पैसा है। ये विपक्ष कह रहा है ऐसा नहीं, विपक्ष अपनी आवाज उठाए। मेरा कहना है कि बड़ी चीजों पर सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। ये आपका मेरा नरेंद्र मोदी का भवन नहीं बना है,
ये आने वाले 100 वर्षों तक भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र बने, वो सांस्कृतिक भी, राजनीतिक भी, वो ट्रेड की दृष्टि से आर्थिक भी केंद्र बने, इसकी दृष्टि से 2 बड़े सेंटर दिल्ली में बना दिए गए हैं अब। तो इसीलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में था ही नहीं। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर क्यों गया होगा अमेरिका में? मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर क्यों गया होगा जेनेवा में? वियना में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर क्यों गया होगा? सिएटल में WTO का क्यों गया होगा? क्योंकि वहां उसके इंफ्रास्ट्रक्चर थे। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो अगर इस देश में लोगों को समझ नहीं है कि देश का विजन बड़ा रखते हैं, जब आप कहते हैं कि हमको वर्ल्ड की लीडरशिप लेनी है, जब आप बनाते तो उसके जगह भी तो होनी चाहिए हमारे पास ना। जगह होनी चाहिए, सिस्टम होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, यातायात होनी चाहिए, आपके अंदर उसकी दृष्टि होनी चाहिए, उसकी विचारधारा होनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है, मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि भारत में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पहले उसकी एक तैयारी की है मुख्यमंत्री काल में, कि हमको जाके क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसको वो धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर रहे हैं और वो सब चीजें व्यवस्थित तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है। तो ये तो देश के लिए गौरव का विषय होता है कि इतना बड़ा, इतना भव्य, इतना मतलब जिस 3000 यहां कारें खड़ी हो जाएंगी। 3000 कारें जो है आपको यूनाइटेड नेशन के जो पार्किंग है, कहा जाता है कि वहां भी नहीं खड़ी हो सकती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा बना दिया है। भविष्य में कोई भी शासन करेगा, नरेंद्र मोदी अस्थायी तो धरती पर रहेंगे नहीं। शासन आज किसी के पास है, कल किसी के पास भी हो सकता है। ये तो देश की संपत्ति हुई, देश का गौरव हुआ। भारत बता रहा है कि हम अंतरिक्ष में जाके भी सफलता का झंडा गाड़ सकते हैं। धरती पर भी हमारे पास कुवत है कि हम दुनिया के प्रमुख देशों के, संपूर्ण दुनिया को बुला के कन्वेंशन कर सकते हैं। भारत दिखा रहा है कि दुनिया को हम दिशा भी दे सकते हैं। तो ये सब भारत का हो रहा है। लेकिन अवधेश जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है इस बात का कि क्यों फिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के इतनी बातचीत होती है और क्यों लोकप्रिय वो हो गए हैं, क्योंकि जन जन से जोड़ने का काम वो खुद को करते हैं। लेकिन क्या उन्होंने जो नब्ज पकड़ी है, चाहे अब अगर आप वर्ग का नाम दे दें, ओबीसी दे दें, SC ST दे दें, या फिर किसी भी वर्ग का नाम दे दें, क्या उन्होंने उस नब्ज को पकड़ लिया है जिसकी वजह से ही इज कॉन्फिडेंट इनफ 2047 तक को लेकर? नहीं, देखिए 1990 के दशक से इस देश में मंडलवाद की राजनीति चली, जिसमें दलित और पिछड़ा पहले तो केवल सेकुलरिज्म के नाम पर अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए होता था, उनकी तुष्टिकरण होती थी। अल्पसंख्यकों में, मुसलमानों में जो लिबरल मुसलमान होते थे, जो अपने समाज में सुधार की बात करते थे, उनको पॉलिटिक्स नहीं पूछती थी। आरिफ मोहम्मद खान को कांग्रेस छोड़ के चला जाना पड़ा, लेकिन जो कट्टरपंथी होते थे उनको राजनीति आगे बढ़ाती थी। तो नरेंद्र मोदी ने आने के बाद इनको ध्वस्त किया है, मंडलवादी राजनीति को ध्वस्त कर दिया है कि ये जो केवल आरक्षण को लेकर के जातीय समीकरण के आधार पर राजनीति कर रहे, जो दलित पॉलिटिक्स कर रहे थे, उनको ध्वस्त किया है। तो ये सब चीजें जो जैसे अज्ञा ने लिखा है ना कि ये उपमान अब मैले हो गए हैं, इन उपमानों से देवता कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो वो जो ध्वस्त हुआ है उसको वापस लाने की कोशिश कि ये बैकवर्ड को रिझा रहा है, ये उसको रिझा रहा है। आखिर जो लोग इस देश में दलित पॉलिटिक्स करते थे, अंबेडकर जी के 5 स्थानों को उतना महत्व पहले क्यों नहीं मिला जो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मिला है? जो लंदन में उनको जमीन खरीद के उनके लिए मेमोरियल बनाओ, मऊ में उसको इतना बड़ा बना दो, ये दिल्ली में इतना बड़ा इंटरनेशनल अंबेडकर सेंटर कभी कोई कल्पना कर सकता था? या पहला थोड़े हो रहा है, कई इंटरनेशनल सेंटर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बने हैं, जिसमें अंबेडकर जी के नाम पर भी वो सेंटर है। पहले एक MP के फ्लैट में वो छोटा सा होता था, किसी की दृष्टि क्यों नहीं हुई है? तो अंबेडकर को भी लाना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर कार्यक्रम करना, JP के नाम पर करना, ये सब चीजें अगर किया है तो आपकी थाती किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता की, कोई भी नेता, चाहे अंबेडकर जी हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे JP हो, लोहिया हो, किसी की बपौती नहीं होते हैं। संपूर्ण देश के महापुरुष हैं, सबको अपना अधिकार है उनको महत्व देने का। और नरेंद्र मोदी ने बोलने के साथ करके दिखाया है कि हमारी सरकार कैसे इनको महत्व देती है। ये तस्वीरें हैं कन्वेंशन सेंटर से, जिसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, और इसके साथ ही विश्वकर्मा योजना की सौगात एक बड़े वर्ग को प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। रामकृपाल जी, अवधेश जी तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे। और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि ये जो चीज़ें आज हो रही है भारत में और भारत की जो तस्वीर बदल रही है वो पहले नहीं बदल सकती थी। पहले और अब में आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या बड़ा फर्क है जो लोकतंत्र को एकजुट करने की कोशिश पहले नहीं की गई? ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश की तस्वीर को बदल कर रख देता है, नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली भी, क्या ये तस्वीरें पहले नहीं उखेड़ी जा सकती थी?
कि बहुत सारी बातें अवधेश भाई बता रहे थे। आप एक चीज, जो परिवर्तन दो तरह के होते हैं, एक के लिए शब्द है क्वांटिटेटिव, एक के लिए शब्द है क्वालिटेटिव। जी। आजादी के बाद से कई बार सत्ता परिवर्तन हुआ है, दूसरी पार्टियां आई हैं, और 2014 के पहले जब जब ये होता था तो एक सत्ता परिवर्तन होता था, वो व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता था। और सत्ता परिवर्तन में क्या होता था कि जो सत्ता से बाहर हो गया उसके लिए एक ब्रीदिंग स्पेस रहती थी कि चलो हम आज कुर्सी पर नहीं है, लेकिन जो लोग काम करने वाले, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, जुडिशरी हो, फलाना जगह हो, ढिकाना, अपने सब लोग बैठे हुए हैं, और इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री के पास ही जाएंगे तो काम हो जाएगा। एक सहूलियत होती थी जो जा रहा है उसके लिए भी। तो ये जो तू चल मैं आता हूं की जो राजनीति हो रही थी, उसमें कोई भी पार्टी, दक्षिणपंथ, वामपंथ, सोशल डेमोक्रेट, सब शामिल थे। 2014 में केवल जब मोदी आए तो वो सत्ता परिवर्तन नहीं था, वो एक संकल्प लेके आए थे, किसी चीज के विध्वंस का संकल्प नहीं, वो एक अलग से निर्माण का संकल्प लेके आए थे कि मैं एक, पहला उनका था कि जीरो वो टॉलरेंस रहेगा टुवर्ड्स करप्शन। दूसरी चीज, सचमुच में वो गांधी जी जिसको कहते थे कि गांधी जी का जो पूरा समाज की उनकी संकल्पना थी, उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक था विकेंद्रीकरण और एक थी ट्रस्टीशिप। ये ट्रस्टीशिप का मतलब ये था कि तुम मेरे लिए जियो, मैं तुम्हारे लिए जियो। लिव एंड लेट लिव से काम नहीं चलेगा कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं, तुम मुसीबत में हो तो पड़े रहो, बाहर में जाओ, हम नहीं जानते। तो गांधी ने कहा कि ट्रस्टीशिप, हम एक दूसरे के ट्रस्टी हैं, तुम मेरे लिए जियो, मैं तुम्हारे लिए जियो। और मोदी जी आए तो वो कोई राजनीति, वो खाका, मैंने कहा ना, दो चीजें होती हैं। जैसे आज विपक्ष नारा देता है मोदी को हटाना है, मोदी इस पर विश्वास नहीं करते। मोदी कहते हैं कि भाई मुझे वहां आना है। अब अगर मोदी कहीं पहुंचेंगे तो अपने आप जिसको हटना वो हटेगा ही। तो आप पॉजिटिव थिंकिंग, मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि इतने दिनों से गरीबों के लिए सन 71 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उन्होंने देखा कि बैंकों में तो गरीबों का खाता ही नहीं है, तो उन्होंने अपनी चीज नहीं, जो 70 से जो नारा लग रहा था, मोदी जी ने कहा पहले इस पे काम करना है, सारे गरीबों का खाता खोलो। वही बैंक थे, वही मैनेजर थे, वही क्लार्क थे, सबके हाथ पैर फूल गए, कैसे होगा साहब, उन्होंने कहा करो करो, और हो गया जी। फिर उन्होंने, देखिए, उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने कहा था कि 85 पैसा खा जाते हैं बिचौलिए, तो मोदी ने कहा डीबीटी, ये कांग्रेस के दौर की चीज थी। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, सॉरी, मोदी जी ने कहा ठीक है, डायरेक्ट भेजो किसान को। तो जैम उन्होंने जो दिया कि जनधन अकाउंट, आधार कार्ड, मोबाइल, और इससे सारे बिचौलिए खत्म हो गए। सवाल इस बात का है कि उन्होंने कोई नहीं, नक्शा बना हुआ था, लेकिन सब नक्शा बनाते थे, गांधी जी ने उस पे इमारत बनानी शुरू कर दी। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अब तक जितने भी लोग दुनिया में आए हैं, फिलोसफर, सारे लोग, उन्होंने दुनिया की व्याख्या की है। अब जरूरत व्याख्या की नहीं, दुनिया को बदलने की। और इसीलिए कार्ल मार्क्स तमाम उसके पहले के जितने दार्शनिक थे उनसे अलग माने जाते हैं, और इस बात को सब लोग मानते हैं कि पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि गरीबी और पिछड़ापन प्राकृतिक नियमों से आए हैं, ये कोई दैवी चीजें नहीं है, और जिन प्राकृतिक नियमों से आए हैं उसी वे प्राकृतिक नियमों से खत्म होंगे। ठीक है। He was the first। मोदी इसलिए फर्स्ट है कि मोदी ने कहा कि बहुत नक्शा बदलते हिंदुस्तान का बन चुका है, किसी ने बदला नहीं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले जो अधूरा काम है इसी को पूरा करो। ठीक है।
ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप सर। अवधेश जी, अब देखिए इसको थोड़ा और आगे ले जाते हुए, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ देश का विकास ही एकमात्र विजन है किसी भी पॉलिटिकल बॉडी के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, या फिर सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ या किसी भी पद पे आसीन व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉलिटिकली, अवधेश जी, ये भी होता है कि वोट जो है वो उसके खेमे में आए ताकि 2047 के आगे के 100 वर्षों को वो प्लान कर सके। ओबीसी को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, पसमानदा मुसलमानों को उन्होंने शामिल किया है। क्या 2024 में ये जो लेखा जोखा इन तमाम कामों का प्रस्तुत होगा? क्या आपको लगता है कि ओबीसी को साधने के बाद एक वोट बैंक की राजनीति जो इस वक्त चल रही है वो साधी जा पाएगी? नहीं, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं कि नरेंद्र मोदी अलग से ओबीसी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप संपूर्ण समाज को साधते हैं और संपूर्ण समाज में कुछ लोग जो समाज से छूटे हुए हैं तो उनकी विशेष चर्चा करनी होती है, इतना ही अंतर है। अगर इस्लाम इस देश में कहता है कि हमारे यहाँ कोई भी छुआछूत नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, और वो इसका दावा रहा है, इसके आधार पर लाखों करोड़ों लोगों का इस देश में धर्मांतरण हुआ है, जैसे सारी पीढ़ियां उनकी बताया, मोहन भागवत जी ने कहा कि सबके डीएनए एक है, सब जानते हैं। तो आज भी वो वहां जाने के बावजूद पसमानदा के परिवार से जो ऊंचे मुसलमान आपको सैयद सैयद मुगल पठान बोलते हैं, उनकी बच्चियों से शादी नहीं होती है उनकी। वो तो आज भी वंचित है। राजनीति पर इनका वर्चस्व है, नौकरियों पर इनका वर्चस्व है, शिक्षा में इनका वर्चस्व है। तो ये केवल हिंदू समाज के अंदर ही, कोई समाज के पीछे नहीं छूट गया है, ये मुसलमानों के अंदर भी छूटा हुआ है। और देश का शासन करना है तो सभी समाज अगर जब तक विकसित नहीं होगा, सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, संभावनाओं के अनुसार प्रगति नहीं करेंगे तो देश प्रगति नहीं कर सकता है। तो पसमानदा अगर पीछे छूटे हुए हैं, आज भी उनकी समस्याएं हैं, तो उनको उस रूप में आगे लाना, उनको महत्व देना वो आवश्यक है आज के समय में। वहां भी अगर उस समाज में भी अगर कुछ जातियों के वर्चस्व को अगर तोड़ना है तो वो काम करना पड़ेगा। ये किया जा रहा है। उसके आधार पर अगर वोट मिलता है तो ये तो अच्छी राजनीति होगी ना, कि केवल वोट के लिए उनके मन के अनुकूल बात बोलना, या फिर वोट की दृष्टि से समाज के पीछे छूट गए किसी भी मजहब में हो, पंथ में हो, उनको आगे लाने की कोशिश करना, ये दोनों राजनीति में गुणात्मक अंतर होता है। तो ये इसके एक पॉलिटिक्स है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं। वैसे मैं अभी भी मानता हूं कि इस देश का मुसलमान अभी भी बीजेपी को वोट देने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। ये फैक्ट है ये, क्योंकि इतनी गलतफहमी पैदा की है विरोधियों ने कि ये इस्लाम के विरोधी हैं, या आ गए तो तुम्हारा धर्म छूट जाएगा, तुम्हारी मस्जिद छीन जाएगी, ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं कि उससे वो आम मुसलमान बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ये सब कोशिश होती है कि हम अपने काम से, हम बोलेंगे कि हम ऐसा नहीं है, उसकी बजाय काम करके बताना। नहीं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि ये उन वर्ग को बताया गया है, मुसलमानों की भी अगर बात करें तो ये बताया गया है कि आ जाएंगे तो अहित हो जाएगा, ये किसने बताया? नहीं, विरोध पूरे देश की पॉलिटिक्स, आरएसएस, जनसंघ, भाजपा के विरोध में संपूर्ण पॉलिटिक्स यही है। यही तो कमजोर हुआ है। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या बोलते हैं कि अल्पसंख्यकों का एक्सप्रेशन, उनके अधिकार छीन लिए गए हैं, उनके यहाँ फलाना हो गया है। यही तो पूरा आरोप ही है आज तक। काम में आने के बाद ये पता चल रहा है कि जो भी सरकार के वेलफेयर स्कीम है, संजोग से मुसलमानों की आबादी भले देश में 14% है, लेकिन 31 से 32% जा रहा है वेलफेयर स्कीम में। स्टेट्स में सारे जा रहे हैं। मैं स्वयं, आप भी जाती हैं, पत्रकार है, मुसलमानों के यहाँ जाके पूछिए कि सरकार में आने के बाद क्या तुम्हारा राशन छूट गया है, सरकारी कार्यक्रम से वंचित है? लोग कहते हैं नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स में चूंकि अभी तक मुस्लिम वोट जो है एक पहले तो एक कांग्रेस पार्टी उठाती थी, बाद में जो मंडलवादी पार्टियां आई राज्य में वो उठाने लगी हैं। तो अब वो वोट, जो उनका वोट बैंक है, जब वो छिटकने का डर पैदा हुआ है, अभी तक आ रहा था, तो वो डर ज्यादा बढ़ाया गया है। और उसमें ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट मुस्लिम नेता भी हैं जिनको ये लगा है कि अगर हम डर नहीं बनाए रखेंगे तो हमारी लीडरशिप भी छीन जाएगी। वो चाहे वो मजहब के नाम पर कर रहे हो, पॉलिटिक्स, वो सब कर रहे हैं अपनी स्थिति। ठीक है अवधेश जी, आप बने रहिएगा क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद अहम है क्योंकि यशोभूमि जहां पर कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, अब से कुछ ही देर बाद विश्वकर्मा योजना को प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च करेंगे।